हेलो क्लास 9 स्टूडेंट्स। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पर जो आपको पढ़ाता है आपके इस विषय हिंदी के बारे में। हिंदी जो हमारा विषय है, अगर हम बात करें तो ये कई कई चीज़ों में बिखरा हुआ है। अगर क्लास 9 की बात करें तो 2 कोर्सेज हैं, क्लास 10th में भी 2 ए बी 2 करके कोर्सेज हैं, 11th-12th में भी आपके कोर इलेक्टिव करके कोर्सेज हैं। तो आप लोग कभी कभी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हो कि कैसे क्या चीज़ें हैं। इसीलिए मैंने ये प्रयास किया कि आपके सारे डाउट्स को दूर करते हुए आपकी पढ़ाई भी अच्छे से करा सकूं। तो चलिए आज हम लेकर आए क्लास 9th हिंदी ई के कोर्स ए की बुक हमारी। ये है क्षितिज भाग 1। इसके गद्य खंड का अध्याय है प्रेमचंद के फटे जूते, जो कि थोड़ा व्यंग्यात्मक और साथ ही साथ एक व्यक्ति चित्र भी है। ये लिखा है हरिशंकर परसाई जी ने। अब अगर हम इस अध्याय की बात करें तो इसे हम पूरी तरीके से डिटेल में समझ चुके हैं। ठीक है, हमने आपको पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ इसे समझा दिया है। अब हम जो आज लेकर आए हैं वो है इसी अध्याय के बहुविकल्पीय प्रश्न, जो कि आने वाले हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, अब एग्जाम में जो आएंगे सीबीएसई के अकॉर्डिंग ये सिर्फ आपके गद्यांश और काव्यांश आधारित प्रश्न ही आने वाले हैं इस बुक से। अब चूंकि ये गद्य खंड का अध्याय है तो इस पर आपके रहेंगे गद्यांश आधारित प्रश्न। तो यहाँ करीबन हम आपके लिए आज लेकर आए हैं 4 गद्यांश, उन पर आधारित 5-5 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं और इसके अलावा कुछ छोटे से और भी प्रश्न हैं। वो सिर्फ इसलिए कि जो चीजें हमारी छूट रही हैं उन्हें हम कवर अप कर सकें। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो। तो ये चैप्टर आप सभी ने अगर नहीं पढ़ा है तो इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन जरूर देखिए जाके, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पहला गद्यांश पढ़ेंगे। मेरा जूता भी कोई अच्छा नहीं है। यहाँ हरिशंकर परसाई अपने जूते के बारे में बता रहे हैं। यूं ऊपर से अच्छा दिखता है, अंगुली बाहर नहीं निकलती, पर अंगूठे के नीचे तला फटा है। यानी कि सामने से तो इनका जूता देखने में अच्छा है, लेकिन तले यानी कि जो पैर के प्रोटेक्शन के लिए जूता पहना जाता है वो तले से वहां अंगूठे के पास से फट गया है। अंगूठा जमीन में घिसता है और पैनी मिट्टी पर कभी रगड़ खाकर लहूलुहान भी हो जाता है, यानी कि उन्हें बहुत चोट लग जाती है। पूरा तला गिर जाएगा, पूरा पंजा छिल जाएगा, मगर अंगुली बाहर नहीं दिखेगी। तुम्हारी अंगुली दिखती है पर पांव सुरक्षित है, मेरी अंगुली ढकी है पर पंजा नीचे घिस रहा है। तुम पर्दे का महत्व नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान है। पर्दा मतलब दिखावा, यानी कि चाहे हमें जितना हम अंदर से कुछ भी हो, लेकिन दिखावे के तौर पे तो सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं। तुम फटा जूता बड़े ठाठ से पहने हो, मैं नहीं पहन सकता। फोटो तो जिंदगी भर इस तरह नहीं खिंचाऊं, चाहे कोई जीवनी बिना फोटो ही क्यों ना छाप दे। तो कहने का मतलब है कि इस तरीके से फटा जूता पहनकर तो मैं कभी फोटो खिंचाऊं ही नहीं, चाहे अगर मेरी जीवनी वो बगैर फोटो के छापनी है तो छाप दे। मैं इस तरीके से जो है अपने बुरे हाल करके कभी भी फोटो नहीं खिंचा सकता। हरिशंकर परसाई ने ये कहा। अब इस पर आधारित 5 प्रश्न है। पहला है, लेखक के जूते फटे होने से उसे कैसी परेशानी हो रही है। लेखक यानी कि हरिशंकर परसाई, उनके पैर में चोट आ रही है ना, पैर उनका लहूलुहान हो जा रहा है, उनका पंजा घिस रहा है, अंगुली बाहर निकली है, अंगूठा बाहर निकला है, उनकी एड़ी घिस रही है। तो बेसिकली क्या था, उनका पंजा घिस रहा है क्योंकि वो आगे की तरह, पंजा मतलब क्या हो गया, अंगुलियां। तो यहाँ पर पहला आपका यानी कि का सही है। नेक्स्ट आते हैं, जूता फटा होने पर प्रेमचंद का पांव कैसे सुरक्षित है। क्योंकि उनका जूता सामने से फटा है लेकिन उनका तला सुरक्षित है, इसलिए उनको चलते हुए परेशानी नहीं हो रही है और उनका पैर सुरक्षित है। क्योंकि उनका जूता नया है, क्योंकि उनके जूते का तला घिसा नहीं है। तला यानी कि नीचे की साइड में सोल जिसको हम बोलते हैं वो घिसा नहीं है। क्योंकि उनके जूते का तला घिसा है, क्योंकि उनका जूता चमड़े का है। तो सही क्या है यहाँ पर, खा, क्योंकि उनके जूते का तला घिसा नहीं है। तुम पर्दे का महत्व नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। कथन में पर्दे का अभिप्राय क्या है, यानी कि दिखावा, यानी कि देखने में सब कुछ ठीक होना चाहिए। अंदर हमारे पास पैसा, जैसे होता है ना, लोग पैसा हो चाहे ना हो, कपड़े लत्ते बातें सब बड़ी बढ़ चढ़कर होती है, वो दिखावा, वो है पर्दा। दिखावे का महत्व, आत्मसम्मान का महत्व, सम्मान का महत्व या सच्चाई का महत्व। तो सही क्या है, दिखावे का महत्व। प्रेमचंद का फटा जूता शान से पहनना क्या दर्शाता है। वो जो शान से पहन रहा है वो क्या चीज दर्शा रहा है, उनका शिक्षित होना, उनके जीवन की सादगी, दिखावे को महत्व देना, उनका सभ्य होना। तो सही क्या है,
ये बता रहा है उनके जीवन की सादगी कि वो बहुत ही सादा जीवन जीते। लेखक किस प्रकार कभी फोटो नहीं खिंचाते, तो वो कभी भी उनका अगर जूता फटा है और सामने से दिख रहा है तो वो इस तरीके से फोटो कभी ना खिंचाते। यही चीज उन्होंने कही थी। ऑप्शन देखिए, फटे जूते पहनकर जिसका छेद दिखाई दे रहा हो, सही है। उधार मांग के कोट पहनकर, उधार मांग कर इत्र लगाकर, पंजा घिसने वाले जूते पहनकर, तो सही क्या है, फटे जूते पहनकर जिसका छेद दिखाई दे रहा हो वो इस तरीके की फोटो कभी ना खिंचवाते। चलिए अब हम आगे दूसरे गद्यांश पे। यहाँ क्या दिया गया है, चक्कर लगाने से जूता फटता नहीं, घिस जाता है। ठीक है, सामने से थोड़ा ना फटेगा, वो तो जितना हम चलेंगे नीचे से घिसेगा। हाँ, कुंभन दास का जूता भी फतेहपुर सीकरी आने जाने में घिस गया था, उसे बड़ा पछतावा हो। उसने कहा, आवत जात पनहिया घिस गई, बिसर गयो हरि नाम, यानी कि आते जाते जूते घिस गए और हरि का नाम भी बिसर गया, यानी कि भूल गए। और ऐसे बुलाकर देने वालों के लिए कहा था, जिनके देवे दुख उपजद तिनको करबो पै सलाम, यानी कि जो हमें बार बार बुला रहे हैं, क्योंकि भाई उनको फतेहपुर सीकरी ये अकबर के दरबार में बुलाया जाता था, अकबर बुलाते थे तो, और उनको जो है कुछ देते नहीं थे, बार बार बुलाते थे, तो वे कहते थे जिनके देने से दुख उपजता है, क्योंकि उनका जूता घिस गया तो उनको तकलीफ होती थी, तो इनको, ऐसे लोगों को मेरा सलाम, मुझे इनसे कुछ नहीं। चलने से जूता घिसता है, फटता नहीं, तुम्हारा जूता कैसे फट गया, तुम्हारा मतलब प्रेमचंद का, हरिशंकर परसाई कह रहे हैं कि तुम्हारा जूता कैसे फट गया। मुझे लगता है कि तुम किसी सख्त चीज को ठोकर मारते रहे, कोई चीज जो परत दर परत सदियों से जमी रही, यानी कि हमारी बहुत सारी रूढ़ियां और परंपराएं जो परत दर परत थी, तुम उनसे समझौता करने के बजाय तुम उनसे लड़ते रहे, संघर्ष करते रहे। उन्हें शायद तुमने ठोकर मार मार के अपना जूता फाड़ लिया। कोई टीला जो रास्ते में खड़ा हो गया था, उस पर तुमने अपना जूता आजमाया, तुम उसे बचाकर उसके बगल से भी निकल सकते थे, टीलों से समझौता भी हो जाता था। नहीं, सभी नदियां पहाड़ नहीं फोड़ती, कोई रास्ता बदलकर घूमकर भी तो चली जाती है। तो क्या कह रहे हैं कि भाई तुम्हारे रास्ते में अगर कोई टीला आ रहा था तो जरूरी है तुम उसके ठोकर मारो, तोड़ो और तब तुम आगे बढ़ो। तुम चाहते तो उस टीले से किनारे निकल जाते, यानी कि तुम्हारे जीवन में आने वाली जो परिस्थितियां थी उनसे तुम लड़ने की बजाय चाहते तो किनारे से निकल जाते थे, मगर तुम्हारा स्वभाव ऐसा नहीं कि तुम परिस्थितियों से समझौता कर लो, तुम उनसे लड़ते हो। तो वही चीज उन्होंने कहा कि सारी नदियां पहाड़ नहीं फोड़ती, कुछ अपना रास्ता बदलकर भी निकल जाया करती हैं। अब इस पर पहला प्रश्न है, लेखक के अनुसार प्रेमचंद का जूता किस प्रकार की सख्त चीज को ठोकर मारकर फट गया था, किस तरह की सख्त चीज को उन्होंने ठोकर मारा था जो परत दर परत जमी हुई थी। समाज की रूढ़ी व कुरीतियों को, टीले को ठोकर मारकर, पत्थर को ठोकर लगकर, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, अगर हम गद्यांश के हिसाब से जाएं तो टीले को ठोकर मारकर फटा था, लेकिन उसके पीछे उनका आश्रय क्या था जो मैंने आपको ऑलरेडी समझाया हुआ है, वो है समाज की रूढ़ियों और कुरीतियों। तुम उनसे लड़े, तुमने उनसे समझौता नहीं किया, इसलिए तुम्हारा जूता फट गया। तो वो क्या था, समाज की रूढ़ियां और कुरीतियां। लेखक ने टीला किसे कहा है, समाज में व्यक्त कुरीतियों को, आपसी मेल मिलाप को, गरीबी की समस्या को, प्रेमचंद की सादगी को। तो टीला क्या है, समाज में व्याप्त कुरीतियों को। लेखक के अनुसार प्रेमचंद व नदियों में क्या अंतर है, अब आप बताइए। नदियां घूमकर निकल जाती हैं मगर प्रेमचंद तो ठोकर मारकर निकले ना। प्रेमचंद ठोकर मारते हैं, नदियां टकरा कर चलती हैं, नहीं। प्रेमचंद और नदियां समान भाव से ठोकर मारते हुए चलती हैं, नहीं। प्रेमचंद ठोकर मारते हैं और नदियां रास्ता बदल लेती हैं, बिल्कुल सही है। दोनों समाज के हित के लिए अपना अपना रास्ता बदल लेती हैं। तो सही क्या है यहाँ पर, गा। ठोकर, प्रेमचंद ठोकर मारते हैं और नदियां अपना रास्ता बदल लेती हैं। लेखक के अनुसार जूता कब घिसता है, जब हम ज्यादा चलते हैं, है ना। अत्यधिक चक्कर लगाने से, अत्यधिक दौड़ने से, किसी चीज पर ठोकर मारने से, या उपरोक्त सभी। तो सही क्या, कैसे जूता फट घिसता है, वो है आपका अत्यधिक चक्कर लगाने से। और किसी चीज पर ठोकर मारने से क्या होता है, सामने से फट जाता है, छेद हो जाता है। कुंभन दास का जूता कहाँ आने जाने से घिस गया था, कहाँ आने जाने से घिसा था, फतेहपुर राजा के पास जाने पर, फतेहपुर सीकरी राजा के पास जाने पे, बनारस के राजा के पास, या मंदिर आने जाना। तो सही क्या है, फतेहपुर सीकरी के राजा के पास जाने से।
अब आ गए हम गद्यांश संख्या 3 पर। यहाँ क्या दिया गया है, तुम्हारी ये व्यंग मुस्कान मेरे हौसले पस्त कर देती है। यानी कि उनकी प्रेमचंद की जो फोटो देख रहे थे, उनकी मुस्कान जब उन्हें दिखाई देती है तो वो कहीं ना कहीं पस्त हो जाते हैं। क्या मतलब है इसका, कौन सी मुस्कान है ये? मतलब आप उनकी फोटो देखेंगे तो आप उनको मुस्कुराते नहीं देखेंगे, लेकिन दबी सी एक मुस्कुराहट है जिसे वो दूसरों पर व्यंग कर रहे हैं। क्या होरी का गोदान हो गया, क्या पूस की रात में नील गाय हल्कू का खेत चर गई, क्या सुजान भगत का लड़का मर गया क्योंकि डॉक्टर क्लब छोड़कर नहीं आ सकते थे। ठीक है, तो ये प्रेमचंद के सभी विख्यात उपन्यास हैं जिनके कैरेक्टर्स को यहाँ पर हरिशंकर परसाई ने उभारा है, जिन्हें वो प्रेमचंद जी के साथ सिमिलर कर रहे हैं। नहीं, मुझे लगता माधव औरत के कफन के चंदे की शराब पी गया, वही मुस्कान मालूम होती है। मैं तुम्हारा जूता फिर देखता हूं, कैसे फट गया यह मेरी जनता के लेखक। क्या बहुत चक्कर काटते रहे, क्या बनिए के तकादे से बचने के लिए मील दो मील चक्कर लगाकर घर लौटते रहे। तो यहाँ पर उनका जो जूता फटा उसके एजम्पशन लगा रहे हैं हरिशंकर परसाई कि आखिर ये फटा कैसे, क्या रीजन है कि वो फट गया। अब इस पर पहला प्रश्न देखिए क्या है, किसकी व्यंग मुस्कान लेखक के हौसले पस्त कर देती है? किसकी मुस्कान? प्रेमचंद की मुस्कान, है ना। प्रेमचंद की पत्नी की, प्रेमचंद की फोटो खींचने वाले की, या प्रेमचंद के बच्चों की? तो सही क्या है, प्रेमचंद की मुस्कान। लेखक के अनुसार व्यंग मुस्कान किसका प्रतीक है? धन संपत्ति का, धन और परिश्रम का, चिंता और लापरवाही का, सुख और संपन्न जीवन। वो चिंता और लापरवाही दोनों है, ठीक है उनका, क्योंकि उन्होंने होरी का और क्या कहते हैं हल्कू का सभी का ऑप्शन दिया है ना उसमें, तो इसलिए वहां पर चिंता भी व्यक्त हो रही है और लापरवाही भी व्यक्त हो रही है। गद्यांश के आधार पर बताइए कि सुजान भगत का लड़का क्यों मर गया था? क्योंकि डॉक्टर क्लब छोड़कर आ नहीं पाया था, इसलिए। सही इलाज न मिलने के कारण, डॉक्टर के क्लब से ना आने के कारण, सही समय पर अस्पताल ना जाने के कारण, कैंसर होने के कारण। तो सही क्या है, डॉक्टर के क्लब से ना आने के कारण हल्कू का सुजान भगत का लड़का मर गया था। प्रेमचंद के जूते का फटा होना प्रेमचंद की किस स्थिति को दर्शाता है? उनकी आर्थिक स्थिति, क्योंकि भाई अगर उनके पास पैसा होता तो वो नया जूता खरीद लेते, अब उनके पास पैसा नहीं है, यानी कि उनकी आर्थिक स्थिति इससे पता चल रही है, फाइनेंशियल कंडीशन। तो सही क्या है, उनकी आर्थिक स्थिति। गद्यांश के आधार पर बताइए कि प्रेमचंद मील दो मील का चक्कर क्यों लगाते थे? अब गद्यांश के हिसाब से बताना है कि उन्हें हो सकता है भाई तकादे वालों से बचना हो जो उनसे पैसे मांगने आ रहे हैं, है ना। घूमने के उद्देश्य से, बनिए के तकादे से बचने के लिए, सायंकालीन भ्रमण करने के लिए, मित्र मंडली से मिलने के लिए। तो सही क्या है, बनिए के तकादे से बचने के लिए। चलिए अब हम आगे गद्यांश संख्या 4 पर। क्या दिया गया है, मगर यह कितनी बड़ी ट्रेजेडी है कि आदमी के पास फोटो खिंचाने को जूता ना हो। जब उन्होंने प्रेमचंद का फोटो देखा ना हरिशंकर परसाई ने, तो उनके फटे जूते को देखकर वो कहीं ना कहीं चिंतित हो गए। तो वो कह रहे हैं, मैं तुम्हारी ये फोटो देखते देखते तुम्हारे क्लेश को अपने भीतर महसूस करके रो पड़ना चाहता हूँ। यानी कि तुम्हें कितनी, तुम्हारी स्थिति कितनी खराब है ये चीज मैं सुनकर देखकर रो पड़ना चाहता हूँ, मगर तुम्हारी आंखों का यह तीखा दर्द भरा व्यंग मुझे एकदम रोक देता है। तुम फोटो का महत्व नहीं समझते, समझते होते तो किसी से फोटो खिंचाने के लिए जूते मांग लेते। लोग तो मांगे के कोर्ट में वर दिखाई करते हैं, यानी कि लड़का दिखाने चले जाते हैं, और मांगे की मोटर से बारात निकालते हैं, यानी कि कार, मांगे की कार से। फोटो खिंचाने के लिए तो बीबी तक मांग ली जाती है, तुमसे जूते नहीं मांगते बना। तुम फोटो के महत्व नहीं जानते, लोग तो इत्र चुपड़कर फोटो खिंचाते हैं। इत्र यानी कि सेंट। अब फोटो खिंचाने में इत्र पहनकर तो कोई इसमें तो आएगी नहीं जिससे फोटो में खुशबू आ जाए। गंदे से गंदे आदमी की फोटो भी खुशबू देती है। अब यह गंदे से गंदे आदमी की, व्यक्ति की फोटो खुशबू देने का तात्पर्य ये नहीं कि सच्ची में महंगी, कहने का मतलब है कि गंदे से गंदा आदमी भी अच्छा बनकर, साफ सुथरा बनकर फोटो खिंचाता है। तो चाहे जैसा हो, मगर तुम क्या थे, तुम जैसे थे तुम वैसे ही बैठ गए फोटो खिंचाने के लिए। इस पर पहला प्रश्न है, लेखक किस क्लेश को महसूस करके रोना चाहता है? कौन सा क्लेश?
फोटो खिंचाने के शौक को महसूस करके, प्रेमचंद की स्थिति को महसूस करके, आम व्यक्ति की पारिवारिक स्थिति को महसूस करके, या लोगों के दर्द को महसूस करके। तो सही क्या था? प्रेमचंद की स्थिति को देखकर। बेसिकली देखा जाए तो उनकी आर्थिक स्थिति कितनी बुरी थी ये देखकर लेखक को बहुत तकलीफ हो रही थी। गद्यांश के आधार पर बताइए कि प्रेमचंद की फोटो देखकर लेखक डैश क्या? प्रेमचंद पर व्यंग करता है, प्रेमचंद की स्थिति पर चिंतित है, प्रेमचंद के कष्टों को अपने अंदर महसूस करता है, प्रेमचंद के फोटो की समीक्षा करता है। तो देखिए बेसिकली तो वो सब कुछ कर रहे हैं, इसमें जितनी चीजें हैं वो सारी चीजें करी जा रही हैं, लेकिन इसके हिसाब से सटीक क्या है? वो सबसे बड़ी बात है कि उनके कष्टों को वो अपने अंदर महसूस कर रहा है ना। बताइए कि प्रेमचंद की फोटो को देख कर लेखक प्रेमचंद के कष्टों को अपने अंदर महसूस कर रहा है। दूल्हे को दिखाने के लिए लोग क्या उधार मांग लेते हैं? गद्यांश के तहत कोट उधार मांग लेते हैं, है ना, दूल्हे को दिखाने के लिए। तो सही क्या है? दूसरों से कोट उधार मांग लिया जाता है। फोटो का महत्व समझने का आश्रय क्या है? फोटो की इंपॉर्टेंस, महत्व मतलब इंपॉर्टेंस, इसके पीछे लेखक क्या समझाना चाहते हैं? दिखावे में लोग अधिक विश्वास करते हैं, फोटो के लिए जूता मांगना, कोट मांगकर फोटो खिंचाना, फोटो के लिए इत्र मांगना। तो सही क्या है? फोटो दिखावे के लिए होती है। जाहिर सी बात है, हमने जो अपना मोमेंट कैप्चर कराया वो हम अपनी लाइफ में आगे देखना चाहते हैं और लोगों को दिखाना चाहते हैं। तो वो है क्या? वो बेसिकली तो दिखावा ही हुआ ना। तो फोटो का महत्व मतलब दिखावे में लोग अधिक विश्वास करते हैं कि फोटो अच्छी होनी चाहिए। लेखक को अपना दुख व्यक्त करने से क्या रोक रहा है? अब उनको दुख तो तक हो रही है हरिशंकर परसाई को प्रेमचंद का सारी स्थिति देखकर, लेकिन क्या चीज है जो उन्हें कहीं ना कहीं रोक रहा है? क्या है? देखिए, लेखक के आसपास का परिवेश, प्रेमचंद की फोटो, प्रेमचंद की आंखों का दर्द भरा व्यंग और प्रेमचंद की स्थिति लेखक को अपना दुख व्यक्त करने से रोक रहा है। प्रेमचंद की फोटो में प्रेमचंद की आंखों में दर्द भरा व्यंग, यानी कि जो स्थिति है उनको वो दर्द तो दे रही है, लेकिन उस स्थिति में भी खुश होते हुए वो दूसरों पर व्यंग कर रहे हैं। तो यहां पर आपका तीसरा ऑप्शन सही है। चलिए, अभी तक हमने 4 गद्यांश पे आधारित प्रश्न देखे, 5-5। अब हम संपूर्ण पाठ आधारित यानी कि पूरे चैप्टर पर आधारित कुछ प्रश्न देख रहे हैं। क्या है? देखिए, लेखक के अनुसार यदि प्रेमचंद फोटो का महत्व समझते तो फोटो खिंचाने के लिए क्या करते? वो जूते किसी से मांग लेते, है ना, जूते खरीद लेते, जूते मांग लेते, बिना तैयार हुए फोटो नहीं खिंचाते, बिना जूते के फोटो खिंचाते। तो सही क्या था? वह जूते मांग लेते। टोपी तथा जूता लेखक के अनुसार किसका प्रतीक है? टोपी जहां सम्मान का प्रतीक है, जूता वहां ताकत का प्रतीक है। टोपी सम्मान का तथा जूता ताकत का, बिल्कुल सही है। आगे भी देख लेते हैं। टोपी ताकत का है, जूता सम्मान का है, नहीं। दोनों का सम्मान होता है, नहीं। उपरोक्त सभी। तो यहाँ पहला वाला ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट आते हैं, जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है। कथन से लेखक का क्या अभिप्राय है? यानी कि जो ताकत होती है, जो शक्ति होती है, उसका बोलबाला ज्यादा रहता है। ताकत सदैव सम्मान पर भारी होती है, बिल्कुल सही है। सम्मान सदैव ताकत पे भारी होता है, नहीं। टोपी सस्ती होती है, टोपी की कीमत दूसरे जूते के समान है। तो सही क्या है? ताकत सदैव सम्मान से भारी होती है। लोगों की ताकत का मान ज्यादा किया जाता है। जिसके पास ताकत है लोग उसी के आगे झुकते हैं। अगर किसी के पास हुनर है, सब कुछ है, तो उसका सम्मान नहीं करेंगे, लेकिन ताकत है तो जरूर मान सम्मान करेंगे। प्रेमचंद्र के फटे जूते पाठ के आधार पर बताइए कि सबसे बड़ी ट्रेजेडी क्या है? सबसे बड़ी ट्रेजेडी जिसे लेखक ने कहा है कि प्रेमचंद के पास फोटो खिंचाने के लिए जूता भी सही नहीं, किसी के पास फोटो खिंचाने के लिए भी जूते का ना होना, भरपेट भोजन ना मिलना, किसी की अधूरी मुस्कान वाली फोटो लेना, पहनने के लिए अच्छे कपड़े ना होना। तो इसमें सबसे बड़ी जो ट्रेजेडी है वो है किसी के पास फोटो खिंचाने के लिए जूता ना हो। लेखक के अनुसार प्रेमचंद किसके आग्रह पर फोटो खिंचाने के लिए बैठ गए होंगे? किसके आग्रह पे? पत्नी के आग्रह पर। पत्नी ने आग्रह किया होगा। सही क्या है यहाँ पर? अपनी पत्नी के आग्रह पर। फोटो खिंचाते समय फोटोग्राफर रेडी प्लीज क्यों कहता है? प्रेमचंद के फटे जूते के आधार पर बताइए। रेडी प्लीज इसलिए कहता है कि भाई आप जिस भी कंडीशन में हो आप सही हो जाएं और थोड़ा सा चेहरे पे मुस्कान आ जाए, है ना, इसलिए।
तो देखिए, चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए, फोटो खिंचाने से पहले लोगों को तैयार करने के लिए, कैमरा तैयार करने के लिए, पोशाक बदलवाने के लिए। तो अब ये 4 ऑप्शन में 2 ऑप्शन सही लग रहे हैं। अब उन 2 ऑप्शन में भी हमको सटीक निकालना है। तो रेडी प्लीज वो खास तौर से किस लिए कहता है कि भाई हम तो सेटअप होके पहले ही बैठ जाते हैं, अब हमारे चेहरे पे मुस्कान नहीं होती। बेसिकली क्या होती है, वो मुस्कान लाने के लिए बोलता। लेखक के अनुसार प्रेमचंद किससे अपनी उंगली ढक सकते थे? अपनी धोती से। चाहते तो वो अपनी धोती थोड़ी सी नीचे कर लेते तो उनका फटा जूता नहीं दिखाई देता, है ना। तो सही क्या है, वो कर सकते थे धोती को नीचा करके, जो धोती उन्होंने पहनी हुई थी। प्रेमचंद जी के किस पैर का जूता फटा था? आप बताइए, दाएं पैर का या बाएं पैर का? उनके दाहिने यानी कि राइट पैर का जूता फटा हुआ था। दोनों पैर का, बाएं पैर का, दाएं पैर का, या दोनों पैर के जूते फटे थे? तो सही क्या है यहाँ पर गा, उनके दाहिने पैर का जूता फटा था। प्रेमचंद की फोटो देखते समय लेखक की दृष्टि उनके जूतों पर क्यों अटक गई? वो पूरी फोटो देखते देखते आए और उनके पैर जूतों पर अटक गए। क्यों? क्योंकि उनका जूता फटा था और उसमें से उनकी उंगली बाहर आ रही थी, है ना। जूते अच्छे थे इसलिए, उनके जूते फटे थे इसलिए, फोटो में उनके पैर दिखाई दे रहे थे, या उपरोक्त में से नहीं? तो उनके जूते फटे थे इसलिए उनका जो दृष्टि थी वो जूते पर टिक गई। प्रेमचंद किसके साथ फोटो खिंचा रहे हैं? प्रेमचंद के फटे जूते पाट के वो किसके साथ? अपनी पत्नी के साथ फोटो खिंचा रहे हैं। वो खिंचा रहे हैं अपनी पत्नी के साथ, ठीक है। तो ये था प्रेमचंद के फटे जूते, जो कि एक व्यक्ति चित्र था और साथ ही थोड़ा व्यंग्यात्मक भी था। इसके हमने आज कर लिए बहुविकल्पीय प्रश्न। अब आगे हमारे पास में अभी गद्य खंड का एक अध्याय और है, वो है मेरे बचपन के दिन, जिसे लेकर आऊंगी मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में और हम करेंगे उसके बहुविकल्पीय प्रश्नों को। लेकिन अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपको आंसर जल्द ही मिल जाएगा। और जब तक मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आती हूँ, फटाफट चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और हम मिलते हैं आपसे फटाफट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।